नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। और वायरल सर्च के इस खास कार्यक्रम केवाईसी नो योर कैंडिडेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी से। लास्ट कॉन्क्लेव में बहुत ज्यादा जिक्र हुआ था परमेश्वर अरोड़ा जी का कि बेबाकी के लिए जाने जा रहे हैं, वो वार्ड को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। आज केवाईसी के माध्यम से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर हम जानेंगे कि क्या विजन है इनका, क्या मिशन है इनका, क्यों आए हैं राजनीति में, किनसे प्रभावित है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो सभी से रहता है हमारा, आपको क्या लगता है कि सभी कैंडिडेट्स की केवाईसी करनी जरूरी है, टू नो योर कैंडिडेट? बिल्कुल, ये तो बहुत ही जरूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि मीडिया को आगे आकर के ना केवल बाह्य रूप से बल्कि अंदरूनी भी सभी जानकारी उस कैंडिडेट के बारे में जनता तक पहुंचानी चाहिए। आखिर एक व्यक्ति को अपना आप नीति निर्धारक चुन रहे हैं, एक व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई भी उसके बारे में एक भी जानकारी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो जन जन तक ना पहुंचे। तो ये केवाईसी हर व्यक्ति की, हर कैंडिडेट की जरूर होनी चाहिए। कोई 5 कारण बताएं कि आज सामाजिक क्षेत्र में और राजनीति में आपने आने का क्यों सोचा? 5 कारण। देखिए, सबसे पहले तो मैं सौभाग्य से आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं जी। और आयुर्वेद में यह बताया गया है कि यदि आप पूर्ण आनंद की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको पूर्ण स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। जी। और जब हम पूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं तो पूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा होती है कि आपको ना केवल तन से स्वस्थ होना पड़ेगा बल्कि मन से भी स्वस्थ होना पड़ेगा, समाज से भी स्वस्थ होना पड़ेगा, अध्यात्म से भी स्वस्थ होना पड़ेगा और राष्ट्र यानी देश से भी स्वस्थ होना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे पूर्ण आनंद की तलाश है, इसलिए मुझे पूर्ण स्वास्थ्य चाहिए। और पूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो ना केवल तन पे ध्यान देना होगा, मुझे मन को खुश करना होगा, समाज से नाता जोड़ना पड़ेगा, आध्यात्मिक जो चीजें हैं उनमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और देश हित के लिए जहां जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे जाना पड़ेगा। और मैं वो कर रहा हूं। मैं 20 वर्षों से अपने पूर्ण स्वास्थ्य की ओर जो है लगा हुआ हूं, जिससे मैं पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकूं। पहला कारण तो ये है। जी। दूसरा कारण यह है कि मैंने अनुभव किया है कि जब भी हम कोई सामाजिक काम करते हैं तो उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। अब इस सामाजिक काम को गति देना चाहता हूं, इसको आयाम एक्सपेंड करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि बिना सिस्टम में गए, बिना पावर को लिए शायद आयाम नहीं दिया जा सकता। तो उसी पावर की तलाश में सो दैट मैं अच्छे कामों को जो धर्म से रिलेटेड हैं, समाज से रिलेटेड हैं, देश हित में हैं, उनको जन जन तक पहुंचा सकूं। तो ये एक रीजन है कि मैं जी। ये तीसरा ये कि अनफॉर्चुनेटली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कारण है, क्योंकि पहले कारण तो सब पॉजिटिव थे लेकिन ये नेगेटिव है कि जो लोग आज जनप्रतिनिधि बन करके जो है समाज में बैठे हैं, शायद वो हमारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ लोगों को सामने आकर के उनको दिखाना पड़ेगा कि अच्छे काम क्या होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों को एक अच्छा श्रेष्ठ उदाहरण पेश करने के लिए भी मैं राजनीति में आ रहा हूं। चौथा कारण फिर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब ये जनप्रतिनिधि आज की पार्कों की हालत के साथ, आज की सड़कों की हालत के साथ, आज की स्वच्छता के साथ, आज की वार्डों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ, आज वार्डों की सुरक्षा की व्यवस्थाओं के साथ जब ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तब मन में ठेस पहुंचती है और ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है, क्या इनको पता नहीं कि अच्छे पार्क कहते किसे हैं, साफ और अच्छी सड़कें होती क्या हैं, ये कूड़ा कैसे उठाया जाता है और कैसे इसको एंड प्रोडक्ट तक बनाया जाता है। आई थिंक इनके पास विजन नहीं है। तो उनको वो दृष्टिकोण दिखाने के लिए मैं राजनीति में आने वाला हूं कि अच्छे पार्क कहते किन्हें हैं, अच्छी सड़कें कहते किन्हें हैं, ये दिखाने के लिए मैं राजनीति में आने वाला हूं। पांचवा मुझे लगता है कि कारण जो है वो ये है कि हम सब राजनीति की अगर बात करें तो आज किसी भी अच्छे शिक्षित व्यक्ति से आप कहें कि राजनीति में आए, किसी शरीफ आदमी से कहें कि राजनीति में आए, तो वो एक शब्द बोलता है कि अरे ये बहुत कीचड़ है, गंदगी है, दलदल है। मेरे ख्याल से जो भी बुरा शब्द वो बोल सकता है वो शब्द वो राजनीति के लिए बोलता है। तो इस गंदे कीचड़ को शीतल गंगा जल बनाने की इच्छा से कि वो शीतल जल
वो माहौल जिसमें कोई हमारी प्यारी सी 25 साल की बच्ची, हमारी बहन भी ये कहे कि मैं भी जनप्रतिनिधि बनना चाहती हूं, तो उसका पिता उसको मुस्कुरा करके कह सके कि जा बेटे, तू अपनी बात जनता के बीच में रख, अगर तेरी बात में दम होगा तो जनता तेरे को चुन लेगी, बन जाना पार्षद, बन जाना मेयर। इस तरह का माहौल ना हो जहां पिता अपनी पुत्री को यह कह करके रोके कि बेटे बहुत गंदी होती है राजनीति, मत जा। तो एक तरह से इस गंदे कीचड़ को शुद्ध गंगा जल बनाने की इच्छा के साथ मैं राजनीति में आना चाहता हूं। अभी तक कोई 5 काम आपको बताने हैं कि जो डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने निस्वार्थ भावना से किए हैं समाज के लिए। देखिए, नंबर 1 तो मैं चिकित्सक हूं, तो मेरी ड्यूटी जो है वो ये है कि लोगों को, मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं, आप कह सकते हैं कि आयुर्वेद वो विज्ञान जो किन्हीं कारणों से दब गया था, उसको वापस लाने की जिम्मेदारी मैंने उठाते हुए, अनफॉर्चुनेट है, मैं अब उन व्यवस्थाओं पे नहीं जाऊंगा कि क्यों 100 आयुर्वेदिक डिग्री लेने वाले डॉक्टर 99% एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, बट आई एम द डॉक्टर जिसने आयुर्वेद को पढ़ा और आयुर्वेद को शुद्धतम रूप में आगे प्रमोट कर रहा हूं। तो नंबर 1 तो ये कि मैं निस्वार्थ भाव से आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 2, आयुर्वेद एक बात सिखाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन पर्पज का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को यह बताएं कि पानी कैसे पिएं, आप दूध पिएं कि ना पिएं, दही दिन में खाएं कि रात में खाएं, आप दालें कब खाएं। तो ये जो एक तरह से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है वो मैं जन जन तक अपने एक सोशल मीडिया का यूज करके, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे मेरे आपको हजारों वीडियो मिलेंगे जो पिछले 20 वर्षों से मैं डाल रहा हूं, जहां पर आपको सिंपल बातें लेकिन जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, होम रेमेडीज। आपको एलर्जी हो रही है, आप रात में काली मिर्च खा लीजिए, आपको जुकाम हो रहा है, आप त्रिकटु चूर्ण, इस तरह के नुस्खे आप मेरे देख पाएंगे। उसके बाद ये तो बड़ा बेसिक सा हो गया। उसके बाद आपने एक सुना होगा वैदिक जल क्रांति, मैंने अभियान छेड़ा हुआ था, और मेरा सौभाग्य है कि मैं पानी के द्वारा, केवल पानी को किस तरह से पिया जाए, वैदिक तरीका जल सेवन का क्या है, इसे बता करके ही मैंने करोड़ों लोगों को उनके घर बैठे फ्री में ठीक किया है, केवल ये बता करके कि पानी कैसे पीना है। एक मिथ को तोड़ा है, लोगों ने कहा कि अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पानी खूब पिएं। मैं एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया अपने वेदों के आधार पे, नहीं, आपको खाने पीने में खूब वर्ड तो हटाना है, आपको पानी हमेशा एक नियम के तहत ही पीना है। तो क्या नियम है वो जनता तक पहुंचाया, और आप जानते हैं कितनी जनता तक पहुंचाया? मैंने 10 करोड़ लोगों तक वो सेवन की, पानी सेवन की विधि बताई, 10 करोड़ लोगों तक, और साथ ही साथ जल संरक्षण को भी जो है महत्व देते हुए, आपको गर्व होगा सुनकर के 1350 करोड़ लीटर शुद्ध पेय जल प्रतिदिन मैंने डोमेस्टिक लेवल पे बचा रहा हूं। आज के टाइम पे 1350 करोड़ लीटर शुद्ध पेय, आप अनुमान कीजिए कितना जल है केवल डोमेस्टिक लेवल पे हम बचवा रहे हैं। और देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि जल पे मैंने कितना काम किया, मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा, अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा। ये मेरी पुस्तक वाटर एलिक्सर ऑफ पॉइजन जो मेरे द्वारा लिखी गई है, पूरी ये पुस्तक जो है जल पे है। दूसरी पुस्तक जल अमृत या विष, ये मेरे द्वारा लिखी गई है। जल संरक्षण के व्यवहारिक उपाय, इसकी लगभग 1 लाख कॉपियां हम जो है पूरे भारत में बांट चुके हैं, जिसमें बड़े सिंपल तरीके हैं कि कैसे हम जल को बचा सकते हैं, और जल से जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स। आप मतलब पे करते हैं, लेते हैं इसका, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहें तो मैं अभी 1000 कॉपी आपको भिजवा दूंगा, लेकिन मेरे बस ये होता है कि ये सही हाथों में जानी चाहिए। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई कहीं पे कॉस्ट नहीं लिखी हुई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। गुरुग्राम के लिए है, हरियाणा? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, ये मेरा अभियान 22 राज्यों में, इस समय मैं 22 राज्यों में पहुंच करके, अगर आप मेरे से पूछना चाहे आंकड़े, जो मैं प्रत्यक्ष, ये देखिए ये पुस्तक है, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं तो कहूंगा कि यहाँ पे अगर आपका कैमरा कोई है, ये देखिए आप, ये कितने न्यूज़पेपर और कहाँ ये आप देखिए सारे, मैंने पिछले 7 वर्षों में इस विषय पर 22 राज्यों में घूम करके 50 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, 50 मंचों से, जिसमें मेडिकल कॉलेजेज, आयुर्वेदिक कॉलेजेज हैं, वहां पर जाके बात की है, और अलग अलग भाषाओं में, 12 भाषाओं में मोर देन 1000 आर्टिकल केवल पानी पे लिखे हैं, जल सेवन की वैदिक विधि और जल संरक्षण के व्यवहारिक उपाय, और 10 करोड़ लोगों तक अपनी बात को मैं पहुंचा चुका हूं। निस्वार्थ भावना को आगे बढ़ाते हुए चौथा कोई कार्य बताइए जो आपने निस्वार्थ भावना से अपने समाज के लिए किया है। देखिए, फिर उसके बाद हम एक योग स्थली चलाते हैं।
एंड जिसको हम सनातनी योग असली बोलते हैं। सुबह के समय जो है वहाँ पर लगभग 150 लोग योग करते जी, हैं जी। और शाम के समय मेरी लगभग 70-75 बहनें योग करती हैं जी। और ये एकदम निःशुल्क है। जी। इसमें आप आएँ, आपको मैट बिछा हुआ मिलेगा, आप योग करें, जाएं। तो योग एक ऐसी विधा है जो आपको संपूर्णता के साथ स्वास्थ्य देते हैं। जब योग करने आते हैं जी। तन भी अच्छा होता है, मन भी अच्छा होता है, समाज भी अच्छा होता है। आध्यात्मिक एक्टिविटी जो होती हैं उस योग के माध्यम से हम हर धार्मिक पर्व वहाँ पे मनाते हैं। आप नाम लीजिए, अभी हनुमान जन्मोत्सव गया, जी, जी। रामनवमी गई, जी। उससे पहले होली, छोटी होली दहन हमने मनाया, होली का खेलने वाली होली हमने मनाई, दीपावली मनाई, जी। रामनवमी मनाई, हम स्वामी विवेकानंद जी का जन्म मनाया, रामकृष्ण परमहंस जी का जन्मदिन मनाया। सो कहने का मतलब है कि उस योग असली के माध्यम से हम लोगों में सामाजिकता भर रहे हैं, जी, जी। हम उनमें आध्यात्मिकता भर रहे हैं, हम उनमें देशभक्ति भर रहे हैं। जी। तो ऐसी योग स्थली हम एक ही जगह क्यों रखें? क्यों ना हर वार्ड में योग स्थली हो, जी, जी। क्यों ना एक वार्ड में 3-3 योग स्थली हो? तो ये भी एक कारण है कि जब मेरे हाथ में कुछ ताकत आएगी, जब मेरे हाथ में कुछ क्षमता आएगी, तभी तो मैं कहूंगा मेरा वार्ड में अर्जुन नगर है, मदनपुरी है, जी, न्यू जी, कॉलोनी। जी, जी। तो न्यू कॉलोनी में ही क्यों योग स्थली हो? वाई नॉट इन अर्जुन नगर, जी। वाई नॉट इन मदनपुरी, जी, जी। वाई नॉट इन प्रताप नगर? सो एवरीवेयर ऐसी होनी चाहिए योग स्थली कि घर से आप बाहर निकले, 2 मिनट में योग स्थली, योग किया, आधा घंटा, घर आ गए। सो ये सब चीजें तभी हो पाएंगे जब सिस्टम अपने साथ होगा, ताकत अपने साथ होगी। 5वां और अंतिम। देखिए, मैं हर रविवार को जी। 131 देशों के लोगों के साथ जुड़ता हूं और आपको जान के हैरानी होगी कि ये मेरा सिलसिला चल रहा है 24 अक्टूबर 2020 से। जी। मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि इसको 2.25 साल हो गए हैं और हम जो है लगभग 131 देश के लोग जुड़ते हैं और मैं आयुर्वेद के माध्यम से उनको उनकी समस्याएं, देखिए फ्रांस कोई बैठा है, कोई नीदरलैंड बैठा है, कोई जी, यूएस, जी। वो सब जुड़ते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम है, लोग रात में जग करके देखते हैं वो जी, जी। प्रोग्राम मेरा एवरी संडे। तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, या ये कहिए कि माँ भारती के यश को बढ़ाने जी, के जी, लिए एवरी वीक मैं कहीं पर भी होता हूँ, देश में हूँ, विदेश में हूँ, किसी सफ़र में हूँ, तब भी ये लगातार देखिए, ये शुरू हुआ है 24 अक्टूबर 2020 से और एक भी गैप के बिना जी, ये जी। जो है हमारा चला है। एंड इनके बाद एक चीज मैं और जरूर बताना चाहूंगा, जी, जी। आपने कोरोना काल देखा है, जी। जी। आपने निस्वार्थ बात की है। मैं तो चिकित्सक हूं, मेरी ड्यूटी थी, लेकिन ये बताइए कि इस कोरोना काल जैसे पेंडेमिक को हमने कभी नहीं देखा था। जी, जी, जी। ये वो पेंडेमिक था जिसमें लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, अपने भाई की, अपने पिता की अंत्येष्टि करने के लिए लोग तैयार नहीं थे, इतना डर था। डर था। उस डर में आपका ये भाई अपनी गाड़ी से निकल करके पूरे क्षेत्र में घूमता था, लोगों को तसल्ली देता था, लोगों के डर को ख़त्म करता था, लोगों को सीधा सीधा पॉइंटर देता था कि सुबह उठ करके आपने ये करना है, दोपहर में ये करना है, शाम को ये करना है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोविड हो जाए तो मैं उन आयुर्वेदिक दवाओं का नाम लेता था, ये नहीं कि मेरे से खरीदिए, जी, जी, नो, जी। मैं उन दवाओं का नाम लेता था जो सब जगह अवेलेबल हैं कि ये मेरा अपना रिसर्च है, आप इस दवा को खाएंगे तो आप जी। ठीक हो जाएंगे। तो कोविड के टाइम पे जब मैं अपनी गाड़ी से निकल करके अपनी ड्यूटी दे रहा था तो उस समय आप लोगों का ही आशीर्वाद था, नहीं तो जितना उस समय माहौल जी, खराब जी, था, मेरा गलियों में घूमना और उन गलियों में घूमना जहां पर वास्तव में मेरी जरूरत थी। मैंने नाक में तेल लगाना, सुपर मास्क जी, की जी, थ्योरी दी थी, आपको विश्वास नहीं, देश में नहीं विदेश में लोगों ने नाक में तेल लगाया केवल मेरा वीडियो देख के। और फॉर्चुनेट ये रहा कि जो कुछ मैंने कहा उसके बाद हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने जी, जी। लगभग सेम, बिल्कुल सेम जो है एक प्रोटोकॉल जो है आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल उन्होंने जारी किया। जी। और भी बहुत कुछ है। मैंने 2020 में मोटा अनाज क्रांति शुरू की थी एंड सौभाग्य की बात देखिए, उसमें मैंने बताया था कि कैसे 1 किलो गेहूं के उत्पादन में कितना पानी लगता है, 1 किलो चावल के उत्पादन में कितना पानी लगता है। जब हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो वो देखिए किस तरह से पानी की आवश्यकता ही नहीं है लगभग। जी, जी। तो वो हमने शुरू किया था और कसम उठाई थी कि मंगलवार और बृहस्पतिवार को हम गेहूं चावल नहीं खाएंगे, मोटा अनाज खाएंगे। और फिर मेरा सौभाग्य देखिए 2022 आते आते माननीय प्रधानमंत्री ने इस विषय को उठाया और मुझे इतनी खुशी मिली कि देखिए बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये सब वो काम है जो राष्ट्रीय स्तर पे, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत लंबी है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्योंकि Please, लिस्ट आपकी please, शायद ही खत्म please, होगी क्योंकि please। बहुत लंबी बुक्स है आपकी। ये जो देखिए, complete है एक आपकी। मैंने
ये किताब जो लोग याद कर सकें, ये पुस्तक भी हमने हजारों की संख्या में बांटी है। और जी। जब हम दशहरा पे थे तब भी हमने बांटी। जहां जहां प्रोग्राम में जाता हूं, सिद्ध घरेलू एंड सरल आयुर्वेदिक उपचार, ये निःशुल्क पुस्तक है। इसमें 50 वो रेमेडीज हैं जो आप घर बैठे अपना किचन से इलाज करें। ये मैं आज भी कह रहा हूं, आप आइए मेरे से, 1000 कॉपी मांगिए, 2000 कॉपी मांगिए, आपको निःशुल्क। मैं मनप्रीत आपके माध्यम से किसी को भी कह रहा हूं, बस इनका सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि ये पैसे से छपती है। अगर आप मुझसे आज कहते हैं कि 1000 कॉपी हमें दे दीजिए, तो मैं आज 1000 भेज दूंगा। आप नहीं, कोई भी मेरा भाई अगर ये कहता है कि ये कॉपी हमें चाहिए, तो मेरे आके ले सकता है। आपको सिंपल सिर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, इसमें आपके अपने किचन से आप क्या करें, क्योंकि आपको मनप्रीत जान के बड़ा हर्ष होगा कि आयुर्वेद, ये घरेलू नुस्खे आयुर्वेद से आए हैं। 90% बीमारियां ऐसी हैं जो आप अपने किचन से ठीक कर सकते हैं, 10% में यू नीड ए डॉक्टर। सो बेसिकली ये पुस्तक आपको 90% पूर्ति करती है कि आप इसे पढ़िए, किचन में जाइए और फटाफट आप कुछ खाइए और ठीक हो जाइए, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब निस्वार्थी तो है, और क्या है। ये डॉक्टर जो है राजनीति में आने का कैसे सोच लिया डॉक्टर ने कि यहाँ पर अभी हमारे जो जनता है वो भी सोच रही होगी कि यहाँ पर तो पॉलिटिक्स का इंटरव्यू कम और एक डॉक्टर का इंटरव्यू ज्यादा लग रहा है, तो आपने क्यों सोचा कि मुझे राजनीति में आना है? देखिए, मैं डॉक्टर हूं, इलाज करता हूं, तन का भी करता हूं, मन का भी करता हूं, लेकिन मैंने बताया कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, जिसे यह पढ़ाया जाता है कि तन मन से काम नहीं चलेगा, समाज, अध्यात्म और देश भी आपको देखना है। तो मुझे लग रहा है कि जिनके हाथ में समाज दिया है, जिनके हाथ में अध्यात्म दिया है, जिनके हाथ में देश दिया है, वो कहीं ना कहीं अपनी हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो अब डॉक्टर वो जो बीमारी फैली हुई है उसका भी इलाज करेगा, इसलिए राजनीति में तो अभी आपके जो पार्षद है, कोई काम 5 काम बताए उनके जो उन्होंने अभी किए ही नहीं है, आपको लगता है कि करने चाहिए थे, नहीं करे? केवल 5 काम। देखिए ऐसा है, हंसने का मैं मनप्रीत सुनो जी। एक जो क्षेत्रीय पार्षद है ना, वो अगर राजनीति की बात करें तो मुझे लगता है कि इससे नीचे तो कोई पोस्ट होती नहीं है जी, एंड उससे, उस पार्षद से हम डेफिनेटली कोई हम फाइनेंस पॉलिसी नहीं बनवाएंगे, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं बनवाएंगे, कोई डिफेंस पॉलिसी नहीं बनवाएंगे। 5 चीजें होती हैं जो एक पार्षद से आदमी उम्मीद करता है कि स्वच्छता पे ध्यान दे दे, पार्कों की, सड़क की, कूड़ा टाइम से उठ जाए, और थोड़ा सा वहाँ पे सुरक्षित माहौल लगे लोगों को, है ना, ट्रैफिक ठीक ठाक हो, छोटी छोटी गलियों में जाम ना लगे, थोड़ा इतना विजन तो एटलीस्ट वो रख सकते हैं। और वहाँ के बच्चों को केवल इसलिए स्कूल में एडमिशन कैंसिल ना हो कि ये सब मदनपुरी के हैं, ये अर्जुन नगर के हैं, वहाँ बस नहीं जाती, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम। स्वास्थ्य की बात करें तो वहाँ का जो सरकारी स्वास्थ्य का तंत्र है वो अच्छा हो, जिसमें जाके एक गरीब आदमी उसे तसल्ली मिले, मुझे ठीक से देखा गया। और नंबर 5, वहाँ के बच्चों को थोड़ा सा एक अभिभावक की तरह से जनप्रतिनिधि गाइड करे कि तुम्हें किस फील्ड में जा सकते हो, आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से लाओ, मुझे प्रोफाइल दो, मैं तुम्हें जॉब लगवा देता हूँ, समृद्धि। तो पंच सकार मैं इसको नाम देता हूं, जिसमें स्वच्छता आती है, जिसमें सुरक्षा आती है, स्वास्थ्य आता है, साक्षरता आती है, समृद्धि आती है। आपने बोला कि कोई 5 काम जो नहीं हो पाए हैं, मैं तो ईमानदारी से कहता हूं ये 5 काम ही हैं, और इन 5 काम में आज जो एग्जिस्टिंग हमारे जनप्रतिनिधि मेरे मित्र हैं, मैं उनको पासिंग मार्क्स भी नहीं देता। तो मैं ये तो गिना ही नहीं सकता उन्होंने क्या नहीं किया, क्योंकि मुझे यही नहीं पता उन्होंने किया क्या है। जी, कोई 5 ऐसे विजन बताएं जिससे जो है हमारी जनता भी जान पाए कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या करना चाहते हैं आप अपने क्षेत्र के लिए, कोई 5 विजन। देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूं कि मेरा पहला विजन तो स्वच्छता जी। मैं ये चाहता हूं कि मेरे वार्ड में जो सड़कें हों वो इतनी साफ हों कि जब आप उनसे निकलें तो आपको नीचे देखने की आवश्यकता ना हो कि गंद बीच में ना आ जाए जी। नंबर 2, कूड़ा जो है वो सुबह और शाम 2 बार उठेगा। अगर मुझे मेरी क्षेत्र की जनता चुनती है तो पुनः रिपीट करता हूं, कूड़ा सुबह शाम उठेगा जी। पार्कों की स्थिति ऐसी होगी कि यदि आपका मन उदास है, आप सफोकेटेड फील कर रहे हैं, पार्क में जाइए, मैं गारंटी दूंगा कि आधे घंटे में जब उस पार्क से आप वापस आएंगे तो आप मुस्कुराते हुए वापस जाएंगे। तो ये स्वच्छता, इस तरह की स्वच्छता मैं सुनिश्चित करूंगा। जब बात स्वास्थ्य की आती है तो मैं आयुर्वेद का स्कॉलर हूं, मैं जानता हूं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन का मतलब यह है कि मेरे वार्ड में जहां जहां पॉसिबल होगा वहां वहां योग स्थली खुलेगी, वहां वहां योग होगा, वहां वहां खान पान को लेकर मेरे व्याख्यान होंगे, वहां वहां इस तरह की पुस्तकें घर घर मैं दूंगा, सो दैट
कि हम बीमार ही ना पड़ें, उनको स्वास्थ्य के बारे में सचेत करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली यदि बीमार हो जाते हैं तो अपनी वार्ड में ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं, क्योंकि देखिए सरकारी सुविधाएं हर जगह हैं, जी। वो मैं सुनिश्चित करूंगा। फिर बात आती है कि साहब सुरक्षा की, तो मैं अपने वार्ड को डेफिनेटली स्थानीय लोगों की मदद से, वहां की स्थानीय पुलिस की मदद से सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा। एक ऐसा माहौल पैदा करूंगा जहां पे हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां दिन रात भय मुक्त माहौल में घूम सके, अच्छा माहौल हो, खुशनुमा माहौल हो। चौथा जी, उसके बाद आता है साक्षरता। मैंने पहले दोहराया कि मेरे यहाँ के अनफॉर्चुनेट, देखिए आप अनफॉर्चुनेट देखिए, मैं जिस वार्ड में अब इस समय खड़ा हो रहा हूँ अर्जुन नगर, वहां के सरकारी स्कूल की कंडीशन देखिए अब क्या थी। अब किसी के प्रयासों से बना, लेकिन कोई क्रेडिट लेने को तैयार घूम रहा है, किसी के प्रयासों से बना और कोई क्रेडिट लेने को तैयार घूम रहा है। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि क्या केवल और केवल फीता काटने के नाम से, उद्घाटन के नाम से 6 महीने पहले तैयार बिल्डिंग को आप रोक सकते हैं? बच्चों को धूप में बाहर बिठा रहे हैं। कहां गई मानवता, कहां गई नैतिकता? बच्चों के प्रति प्यार, बच्चों के प्रति यह आदर है आपका कि बच्चे जो है, आज आप जाइए अर्जुन नगर में एक सरकारी स्कूल है, 6 महीने पहले बिल्डिंग तैयार है, रूम तैयार है, लेकिन बच्चे वो रूम में ताले लगे हुए हैं। किस लिए? उद्घाटन का इंतजार हो रहा है जी। क्या मनप्रीत, मैं आपसे पूछता हूँ, इज इज वेरी गुड थिंग? क्या मतलब क्या सोच है? पर ये नहीं है कि ऊपर वाले जो लोग हैं, यहाँ हम बात करें कि मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि अगर वो क्षेत्रीय लोग नहीं कर रहे तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जनता सजग नहीं होती। जनता सजग नहीं होती, इस बात का फायदा इस तरह के लोग उठाते हैं जो गलत मानसिकता के, नकारात्मक मानसिकता के लोग हैं। लेकिन अब हम ये बात उठाएंगे। एक मनप्रीत, एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए क्या होता है कि जब मेरे जैसा व्यक्ति सामाजिक कार्य करता है, एंड सामाजिक कार्य करने के बाद जब वो राजनीति में आता है तो एक डर बड़ा सताता है। मैं आज इस मंच से मनप्रीत, अगर आप स्वीकार सके तो स्वीकारिए, मेरी वाइफ ने मुझे ये बोला कि आपने 20 वर्षों तक एक तरह से निस्वार्थ सेवा की है। अगर आप आज काउंसलर के लिए राजनीति में जाते हैं तो लोग एकदम से ये कहते हैं कि डॉक्टर अरोड़ा आपको राजनीति में आना था इसलिए आपने किया। तो ये डर भी है जो हम शरीफों को राजनीति में जाने से कहीं ना कहीं रोकता है। ये तो कहिए मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस डर को मेरे दिमाग से निकाला, नहीं तो मैं खुद ये सोच रहा था कि मेरी जो पीछे की निस्वार्थ सेवा है कहीं वो व्यर्थ ना चली जाए। लोग मेरे उस भाव को भी राजनीति के साथ न जोड़ने की, डॉक्टर अरोड़ा भी इसलिए सेवा करते थे क्योंकि उन्होंने भी राजनीति में जाना था। एक्चुअली ये जो एक भाव है, और लोग ऐसा कहते हैं, एक्चुअली लोग ऐसा कहते हैं कि ये राजनीति में जाना था। मुझे लगता है, मैं आज इस मंच से लोगों को ये कहना कहता हूं कि आप प्लीज, जो भी व्यक्ति अच्छा है, अगर वो राजनीति में आ रहा है, उसका सामाजिक बैकग्राउंड है, तो उसको आप प्रोत्साहित करें। उसको ये कहकर के डीमोटिवेट ना करें कि आप भी, भैया मुझे तो पता था आप राजनीति में जाएंगे। आपका ये सेंटेंस एक शरीफ पढ़े लिखे आदमी को डीमोटिवेट करता है। आपको केवल ये कहना चाहिए कि सर आप आगे आइए, राजनीति को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, राजनीति को शरीफ लोगों की जरूरत है, राजनीति को ईमानदार लोगों की जरूरत है, राजनीति को उन लोगों की जरूरत है जो ये कसम खा सकें, गंगा जल हाथ में रख के, कि साहब मैं पार्षद बनने के बाद 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं करूंगा। एटलीस्ट कसम तो खाएं। तो लेकिन जनता जो है वो 1 मिनट में शरीफ आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को यह कह करके उसके कार्यों को कर देते कि तुमने भी राजनीति के लिए करना था। मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी बंद होनी चाहिए। अब जो है क्वेश्चन बड़े शॉर्ट में चलेंगे। कोई 5 लोगों के नाम बताए जो हमेशा आपको जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लोगों के नाम बताए। देखिए आप आज मुझे फंसा रहे हैं, क्योंकि मेरी जो टीम है ना जी, मैंने 20 साल में धन तो बहुत नहीं कमाया मनप्रीत, लोग बहुत कमाए हैं। मैं 5 नहीं, मेरे से आप 500 पूछिए, मैं बताऊंगा। मैं 5 ही पूछूंगी। मैं 500 बताऊंगा, 5 तो नहीं बता पाऊंगा। You have to bear कि 5 ही बताने हैं, बाकी आपको भुगतना पड़ेगा। मनप्रीत, मैंने ना बहुत घर बनाए, ना मैंने बहुत कारें बनाई, मैंने लोग ही तो कमाए हैं। मैं रियली नहीं बता पाऊंगा 5 लोग, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो जिधर भी मुंह करता हूं मुझे अपने लोग नजर आते हैं। प्लीज मैं बता रहा हूं, मैं और इस देश में नहीं, मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, मैं हर देश में जहां जाता हूं लोग मुझे अपने यहाँ ठहरा करके आनंदित महसूस करते हैं। तो मैं उनकी भावनाओं को आज नहीं कुचल सकता ये कह करके कि मुझे ये 5 आदमी सबसे प्यारे हैं। हाँ, एक पूछते तो मैं शायद अपनी बीबी का नाम ले लेता, लेकिन दूसरा तो मैं नहीं लूंगा। हाँ, एक मेरी बीबी, मेरी वाइफ, लेकिन उसके बाद हर जन मुझे कितना प्यार करता है, मैं उसको इस लिस्ट से बाहर करके उसकी भावनाओं को हाथ नहीं कर सकता। प्लीज, आई एम सॉरी। चलिए 5 नेताओं के नाम बताए कि जिनसे आप प्रभावित होते हैं, आपको लगता है कि
हाँ, ये समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और मुझे भी इनके नक्शे कदम पे शायद चलना चाहिए। देखिए, नेता इसमें कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं बीजेपी के ही आप चुने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरी मजबूरी है कि मुझे जो है वो नाम लेने पड़ेंगे जो वास्तव में है, जो वास्तव में है। तो शायद आज के परिवेश में, देखिए मैं पीछे जाऊंगा तो शायद मैं अटल जी का नाम लूं, लेकिन मैं आज की राजनीति में जो मेरे रोल मॉडल हैं तो उसमें नंबर 1 पे तो माननीय प्रधानमंत्री। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे देश का सौभाग्य है, बल्कि मैं आपको थोड़ा बढ़ के बोल रहा हूं, ये विश्व का सौभाग्य है कि आज नरेंद्र भाई मोदी जैसे जो है व्यक्ति हमारे बीच में। ये हमारे देश का नहीं, विश्व का सौभाग्य है। आप देखिएगा कुछ आने वाले सालों में ये नरेंद्र भाई मोदी ही होंगे जो पूरे विश्व में शांति को स्थापित करेंगे, पूरे विश्व में सौहार्द को स्थापित करेंगे, पूरे विश्व में समृद्धि को स्थापित करेंगे। तो ये नंबर 1। नंबर दो, देखिए अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो मुझे जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, मैं कायल हूँ उनकी कार्य पद्धति का, उनके विचारों का, उनके तरीकों का, किस तरह से वो आज हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छा लेकर के जा रहे हैं। उसके बाद में आप आज रेल की कंडीशन देखिए, अश्विनी वैष्णव जी उनकी रेल की, पीयूष गोयल जी देखिए, रविशंकर प्रसाद जी को देखिए, अब अमित शाह जी की देखिए। आज के टाइम पे हमारा गृह मंत्रालय शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर गृह मंत्रालय लग रहा है तो वो अमित शाह जी की प्रेजेंस में लग रहा है। राजनाथ सिंह एक बहुत बेहतरीन रक्षा मंत्री, जो हम ख्वाब देखते थे कि रक्षा उपकरण जो है 5 से ज्यादा, मैं कह रहा हूँ ये वो माला है ना बीजेपी की, जिन्हें अभी तो मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ, तो राज्य स्तर पे आएंगे तो खट्टर साहब। मैं देखिए एक ऐसा व्यक्तित्व जो मतलब जो पर्याय बन जाए ईमानदारी का, पर्याय बन जाए अनुशासन का, पर्याय बन जाए कार्यनिष्ठा का, इस तरह के। तो हाँ, बड़ी लंबी लिस्ट है, क्योंकि ये सब वो मोती हैं जिनसे मिल करके माला सुशोभित हो रही है। बहुत मुश्किल है, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी में 100 में से 100 नंबर ला रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन थोड़ा से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिग्री को लेकर बवाल होते हैं, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा तो नाम है, बट हमारी जो जनता है जानना चाहेगी सही में क्या योग्यता क्या है आपकी। देखिए मैं अपनी डिग्री बता देता हूँ, बाकी डिग्री जो चिल्ला रहे हैं वो सब तो ऐसा ही बवाल है, उनको मुद्दे नहीं है तो डिग्री की बात चल रही है। लेकिन मैं अपनी शैक्षणिक अपनी बता देता हूँ कि मेरी शिक्षा क्या है। मैं ग्रेजुएटेड हूँ, मैंने BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी किया लखनऊ विश्वविद्यालय से, और आई एम दैट फॉर्चुनेट फेलो। पूरे BMS के टाइम पे 4 गोल्ड मेडल जो है दाव पे लगे होते हैं। एंड मनप्रीत आपके भाई को 4 गोल्ड मेडल लखनऊ यूनिवर्सिटी से मिले। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो MD होता है वो मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया। एंड उसके बाद से मैं अपने एक तरह से प्रैक्टिस में हूँ। शुरू के 14 साल 15 साल मैंने सर गंगाराम हॉस्पिटल में काम किया एज ए सीनियर कंसल्टेंट, और अब अथ आयुर्वेद के नाम से गुड़गांव में मैं अपना आयुर्वेदिक सेंटर चलाता हूँ। और बहुत अच्छे से जो भी मेरे वश में है, जितना भी मैं दिमाग लगा सकता हूँ प्रभु को याद करके, अपनी चिकित्सा सेवाएं, अपनी सामाजिक सेवाएं क्षेत्र की जनता को दे रहा हूँ। मेरी डिग्री असली है, जिसने देखना हो वो मेरे यहाँ आ सकता है और मैं उसे दिखा सकता हूँ। जनता से क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज देंगे कि इस बार के चुनावों में किस चीज का ध्यान रखें? बस इस बार के चुनाव में KYC को बहुत ध्यान से देखें जी, क्योंकि मैं मनप्रीत को ये जिम्मेदारी देके जा रहा हूँ, मैं अपने प्रवीण भाई को ये जिम्मेदारी देके जा रहा हूँ कि आपका काम है कि नेता के केवल बाह्य रूप को जनता तक नहीं पहुँचाना है, बल्कि उसके सारी अंदरूनी जानकारी भी जनता तक पहुँचानी है, सो दैट जनता एक सच्चे, शरीफ, ईमानदार, पढ़े लिखे उम्मीदवार को अपना जनप्रतिनिधि चुन सके। सच्चाई के साथ रहना, ईमानदारी के साथ रहना, इसी में सबकी भलाई है, मेरी भी और आपकी भी। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर अरोड़ा जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी, जिन्होंने अपने KYC जो है कंप्लीटली आपको बताई है, और सही में ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी चीज के माध्यम से जो जनता है वो जान पाएगी कि उनका जो कैंडिडेट है, जो उनके पार्षद पद की दावेदारी रख रहा है, उम्मीदवारी रख रहा है, आखिर उनकी योग्यता क्या है, क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या सोच लेकर चल रहे हैं, किनको पसंद करते हैं, किनको नापसंद करते हैं, क्या उन्होंने खुद कुछ काम किए हैं या फिर सिर्फ
झंडा पकड़े आ गए कि हाँ हमें भी पार्षद पद की दावेदारी दे दो, हमें भी वोट दे दो। तो ये सब आप पे निर्भर है। वायरल सच प्रयास कर रहा है आपको जिस तरीके से हमेशा करते हैं, हम सर्वे के माध्यम से करते हैं या ग्राउंड रिपोर्टिंग से करते हैं, इस बार एक और प्रयास है कि आप लोगों तक उन लोगों के नाम और केवाईसी लेकर आई जाए। अगर सब जगह केवाईसी होती है तो फिर नेता की केवाईसी क्यों ना हो। इसी तरह हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना कार्यक्रम केवाईसी।